क्या सर्जरी सिर्फ ब्यूटी के लिए होती है या सर्जरी किसी की खोई हुई ज़िंदगी भी वापस ला सकती है, किसी की ख़राब ज़िंदगी को संवार कर उसके ज़िंदगी में चार चाँद लगा सकती है। इन्हीं सब टॉपिक पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर रितेश पुरवार, जो शिप्स हॉस्पिटल के फाउंडर भी हैं और यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। आज उन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे, बहुत सारे मिथ्स और रियलिटी, जिसको हम कह सकते हैं रियल वर्सेस ट्रूथ। आज हम उससे बातचीत करेंगे और सारे सवालों के जवाब जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। टॉक 360 डिग्री, एंजॉय द शो एंड लेट्स बिगिन। तो एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या सर्जरी का मतलब सिर्फ ब्यूटी होता है, जो आजकल सोसाइटी में हम लोग सोचते हैं, या सर्जरी का मतलब किसी की खराब जिंदगी को संवारना भी होता है, उसकी जिंदगी में खुशियां भी भरना होता है। कुछ मिथ्स हैं और कुछ रियलिटी है, उसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर रितेश पुरवार साहब के साथ में, जो शिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सर, अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रो बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश पुरवार। मैं पिछले 25 साल से लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा अस्पताल शाहजहां सिर्फ ये चौक में बना हुआ है। मैंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से, आगरा से और सुपर स्पेशलिटी दिल्ली से की है। एंड पिछले 25 साल से प्लास्टिक सर्जरी का ही प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ लखनऊ। सर, प्लास्टिक सर्जरी जो वर्ड है, ये कब से मतलब शुरू हुआ इंडिया में या इस दुनिया में लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी का जो इन्वेंशन है वो आया? देखिए, आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, प्लास्टिक सर्जरी के जो जगत हैं, मतलब गॉड फादर, वो सुश्रुत जी। अच्छा। बनारस के, अपने हिंदुस्तान के। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी का इजाद या शुरुआत उन्होंने की थी कई सैकड़ों सालों, हजारों साल पहले। उस समय उन्होंने पहली बार कोई नाक कटी आई थी, उन्होंने नाक का बनाया था। अच्छा। तो ये हिंदुस्तान से आई है। बट फिर प्लास्टिक सर्जरी जो वर्ड जो आया, वो आप पूछ रहे हैं, ये ग्रीक वर्ड है, प्लास्टिकॉस। अच्छा। कि किसी चीज को मोल्ड कर देना। तो जैसे आजकल जो मिथ्या है कि लोग चले आते हैं साहब कि हम प्लास्टिक खुद ले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये प्लास्टिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब हम कोई चीज को बनाना। अच्छा। ठीक है। तो और शुरुआत, ये तो अच्छी बात है, हिंदुस्तान से हुई है। ये तो बहुत प्राउड की हम बात है। शशुर जी हैं, जिनका हमारे पास वो लगा हुआ है। जरा उधर हम लोग दिखाना के कैमरा एक मिनट के लिए। हम लोग के जगत हैं, एक तो मिनट को दिखाना। हमने यहाँ रखा हुआ है। इवन जो हमारे चिप्स का लोगो जो है, उसमें भी शशुर जी बने हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो ये उनकी तस्वीर। ये उनकी, ये हमारे पिताजी है, जगत के हम लोग के। जी जी। एंड इवन चिप्स का जो लोगो है, उसमें भी शशुर जी बने हुए हैं। हाँ। तो सर, जैसा कि आज के सोसाइटी में मैं भी उसमें से एक हो सकता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब हम लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक ब्यूटी के लिए है। तो क्या ये वाकई सिर्फ ब्यूटी के लिए भी है या इससे लोगों की जिंदगियां भी संवर जाती हैं? देखिए, एक मिथ्या है। लोग प्लास्टिक सर्जरी को समझते हैं कि हम सुंदर बनने के जा रहे हैं। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब दो चीज आती है उसमें। एक होता है रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्शन हम लोग 90% करते हैं, बट कॉस्मेटिक सर्जरी उसके अंदर 5-10% के आसपास होती है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे कोई आदमी आए, चोट लग गई, जबड़ा टूट गया, या कोई आपका हड्डी टूटी, साथ में खाल चली गई उसकी, या पूरा खाल गायब हो गई, या हाथ उंगली कट गई, तो उंगली को जोड़ना है, अगर समय से ले आता है। हाथ कट गया, हाथ को जोड़ना है। तो प्लास्टिक सर्जरी के जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे हैं,
जो बच्चे पैदा होते हैं, किसी की 6 उंगली हैं, किसी की उंगलियां जुड़ी हुई हैं, किसी का हाथ ही नहीं है, तो ये सब प्लास्टिक सर्जरी में आता है, ये सब रिकंस्ट्रक्शन में आता है, पुनः निर्माण, जो कि सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन, ब्यूटी नहीं है। जो ब्यूटी नहीं है, मतलब जो कॉस्मेटिक, मतलब सुंदर बनाने के लिए। जी तो जो डिवीजन जो है, कोई खराब होके आया है उसको दोबारा अपनी स्थिति में लाना, इसको बोलते हैं पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। जी ये इसका मेन पार्ट है। 90% पार्ट जो प्लास्टिक सर्जरी में है वो रिकंस्ट्रक्शन। 10% जो हम बने हुए, हम चाहते हैं हम और सुंदर हो जाए, हमारी नाक और अच्छी हो जाए, हमारा चेहरा और अच्छा हो जाए, हमारे बाल लग जाए, वो आता है कॉस्मेटिक सर्जरी में। वो 5 या 10% से ज्यादा नहीं है, बट वो लोग उसको ग्लैमर समझते हैं प्लास्टिक सर्जरी सही को, कह रहे हैं। बट ग्लैमर नहीं है। बहुत लोग जो बच्चे से, किसी बच्चे का पैदाइशी ओंठ कटा है, वो दोनों ओंठ अलग से मालूम पड़ रहे होते हैं, आसपास के बच्चे उसको मुंह कटवा बोल देते हैं। बिल्कुल। अगर उसका मुंह जुड़ जाए पैदा होते ही और दोबारा और बच्चे ऐसा दिखने लगे, तो उसे खुशी होगी, बहुत घर वालों को ज्यादा खुशी होगी, बहुत और उस सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है, हम करते हैं। जाहिर सी बात है सर। तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब कोई ग्लैमर नहीं है, मोस्टली रिकंस्ट्रक्शन है। जी अच्छा सर, जैसे मतलब शायद मैं भी ऐसा सोचता हूँ या पब्लिक सोचती है, क्या प्लास्टिक सर्जरी में सच में प्लास्टिक यूज होता है? राइट, प्लास्टिक का उसका नाम के अंदर प्लास्टिक है, अच्छा सही माने वो प्लास्टिकॉस है, अच्छा। वो ग्रीक वर्ड है। प्लास्टिक मतलब बनाना कोई चीज़। बनाना, फिर से मॉडल, फिर से चीजें को बना देना। अच्छा, ये तो मतलब शायद मैं भी प्लास्टिक नहीं कहीं जानता इसमें था। कहीं इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि उसका वर्ड है ना प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक तो कहीं लोगों को इसमें लगता है कि ये प्लास्टिक के बारे में कोई बातचीत कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे लोग कहते हैं कि एक आपके यहाँ एक टर्म यूज होता है लिपोसक्शन, हम्म। तो लिपोसक्शन से फैट्स निकालते हैं, राइट? तो क्या लिपोसक्शन करवाना ज़्यादा बेहतर है, या इंसान जैसे जब फैट्स बढ़ते हैं या बॉडी में कोई बॉडी बढ़ने लगती है तो लोग जिम जाना शुरू करते हैं, लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो आप एज अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे कि जिम जाना बेहतर है या लिपोसक्शन बेहतर हो देखिए, जाएगा? मेरे पास जो पेशेंट आता है, कहीं कहीं पर कुछ वजह होती है कि उसका चर्बी बढ़ रहा है, कुछ पैदाइशी रोग है, तो अलग बात है। लेकिन जो मेरे पास जो पेशेंट जब आते हैं, तो मैं उनको पहला सजेस्ट ये करता हूँ कि आप मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट कीजिए। लिपोसक्शन एक मैनेजमेंट है, क्योर नहीं है। मतलब हमने उस समय मशीन से कुछ चर्बी निकाल दी, बट अगर मरीज खाता रहेगा और उतना इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मतलब 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जितना पैसा बचेगा वो बॉडी में लगेगा ना। जाहिर सी बात है। तो एक बार फैट हमने यहाँ से निकाल दिया, अगर मशीन से फैट निकाल दिया एक बार में, पर उसकी हैबिट नहीं बदली, अगर उसने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, तो दोबारा फैट आएगा। और बड़ा निगेटिव पॉइंट है, जब लिपोसक्शन हम लोग करते हैं तो फैट सेल निकाल देते हैं। अगर पेट का किया तो पेट की फैट सेल निकाल दी, तो दोबारा जब फैट आएगा तो पेट में सेल बची नहीं, तो वो फैट यहाँ पीछे साइड में, वो और गंदा फैट लगता है। अच्छा, क्योंकि आप सेल निकाल देते सेल निकाल देते हैं, तो वो ग्रो नहीं करता है। हाँ। तो इसीलिए मैं तो पहला एडवाइस ये करता हूँ, कई बार मरीज बोलता हूँ कि बेटा आज तुम वजन नापो अपना, और जितना वजन आ रहा है हमें इससे 5 किलो कम करके दिखाओ, तब तो हम कोई सर्जरी करेंगे। बिल्कुल सही। नहीं तो मरीज सोचेगा कि हमने पैसे ले भी लिए हैं और हमारा इलाज भी नहीं हुआ। बिल्कुल। जब वो 5 किलो कम करके आता है मेरे पास, मैं तभी लिपोसक्शन करता हूँ। या कोई पेशेंट ऐसा हो जो आपका, जैसे लेडीज होती हैं, वो ऑफिस में काम कर रही हैं, तो वो अच्छे पेशेंट होते हैं। पर अगर हाउसवाइफ है तो वो अच्छे पेशेंट नहीं होते, कि उनका वर्किंग है ही नहीं। बिल्कुल और जो भी वर्किंग है वो नॉर्मल है, बिल्कुल। उससे फैट कभी नहीं जाता। हमको फैट जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। उसके लिए आप चाहे जिम जाएं, चाहे अपना खाने पीने का ध्यान रखें, चाहे मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सर्जरी फिर रिबाउंड कर जाएगी, दोबारा फिर से मोटे होंगे। अब की वजह आप मोटे होंगे तो बेडौल लगेंगे, गंदे बेढंगे हो लगेंगे, जाएंगे। गंदे लगेंगे। इसी श्रृंखला में एक और सवाल है सर, जैसे कुछ लोग जो होते हैं उनके जैसे मैन ब्रेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, तो क्या मैन ब्रेस्ट जो बढ़ जाता है वो जिम या एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा, या सर्जरी ही करवाना पड़ेगा?
देखिए, इसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। जी। गायनेकोमेस्टिया एटलीस्ट 15-16 साल की उम्र तक जो बच्चों लड़कों में होता है, वो फिजियोलॉजिकल होता है। हम लोग उस समय अवॉइड करते हैं, तो कई बार हार्मोन चेंज की वजह से फैट डिपोजिशन होता है, बट बाद में सही होने की संभावना होती है। जी। बट उस 20 साल के बाद अगर ऐसा कुछ फैट आ रहा है, तो उसमें एक डर लगता है। जो बच्चे हैं, वो उनकी पढ़ाई लिखाई खराब होने लगती है, वो मोस्टली घर में बैठते हैं, शाइनेस फील करते हैं, जी। उन्हें शर्म आती है टी शर्ट पहनने में, उनकी पढ़ाई खराब हो रही होती है। बिल्कुल। तो वहां जब हम सर्जरी करते हैं, तो वहां सर्जरी का मतलब उसको सही करना नहीं है, उसका सर्जरी का मतलब उसकी साइकोलॉजी सही करनी है, उसकी कम से कम पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए। हाँ, नहीं तो क्योंकि समाज में वो इसी डिप्रेशन में वो बैठा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गायनेकोमेस्टिया ऐसा नहीं, अब तो काफी लोग प्रचलन में है, बहुत लोग को होता है। ठीक है, 20 साल के बाद अगर परसिस्ट कर रहा है तो करा लेना चाहिए। कई बार उसमें फैट होता है, कई बार ब्रेस्ट ग्लैंड होती है, अच्छा। इसलिए जिम करने से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है। ब्रेस्ट ग्लैंड क्या होता है? जो फीमेल, जो ब्रेस्ट की जो ग्लैंड्स होते हैं ना, जो फीमेल अच्छा। जिससे लैक्टेशन वाले होते समझ हैं, गया। वो ग्लैंड्स होती है। अगर हम जिम करेंगे बहुत ज्यादा, तो हमारा फैट तो खत्म हो जाएगा, बट ग्लैंड वहां रखे रहेंगे जो गंदे मालूम पड़ेंगे। जी। तो आइडियली जिम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट गायनेकोमेस्टिया 20 साल के बाद अगर परसिस्ट कर रहा है, तो प्लीज ऑपरेशन करा लीजिए, जिससे आपकी साइकोलॉजी तो अच्छी हो जाए। जी। ज्यादा जिम करने से ब्रेस्ट ग्लैंड नहीं जाते, सिर्फ फैट जाता है। कभी आपके पास कोई ऐसा मरीज आया जो इससे बहुत परेशान रहा हो सोसाइटी में? ज्यादातर पेशेंट जो गायनेकोमेस्टिया के आते हैं, कुछ कह नहीं पाते, इवन अपने घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं करते, पेरेंट्स माता पिता को भी इन्फॉर्म नहीं करते। माता पिता परेशान हो जाते हैं, बच्चे की पढ़ाई अचानक खराब क्यों हो रही है, अचानक दोस्तों से घूमने क्यों नहीं जा रहा है। उनको नहीं मालूम होता, बच्चा दिखाता भी नहीं है कि ये तकलीफ है हमको, शर्म के बारे। तो अब इतने साल से हम लोग बैठते आ रहे हैं, तो हम लोग बच्चों को देखते ही समझ जाते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर हम ही लोग पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं सर, कि इसके लिए सोसाइटी को कोई ये मैसेज- अच्छा टाइम होता है। हम लोग खुद डिस्कस करते हैं कि अच्छा टाइम है कि इसके संग जो भी है आप करवा दीजिए, नहीं तो उसकी पढ़ाई और खराब होगी। जो उसका अच्छा फ्यूचर था, वो इसी साइकोलॉजी में, इसी डिप्रेशन में शायद खराब हो जाए। तो हम लोग खुद ही इंसिस्ट करते हैं पेरेंट्स। एक सोसाइटी को अगर इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज? नहीं, गायनेकोमेस्टिया कोई खराब चीज नहीं है, सिर्फ अकेले आपका बॉडी कंट्रोल खराब हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी खराब हो रही है। और ऐसी कोई डिजीज नहीं जो बाद में कैंसर बनेगी, बट उसके चक्कर में कई बार लोग जो बेसिक काम है, जो बेसिक लोगों से मिलना है, पढ़ना है, वो खराब करने लगते हैं। तो अगर कहीं भी तकलीफ हो रही है, गो हेड, डे केयर सर्जरी है, आप सुबह आप भर्ती होगे, शाम को घर चले जाओगे। उसमें ऐसा कोई नहीं कि लंबा खर्चा, और नेक्स्ट डे से अपने जॉब में जाइए, आप अपने काम में जाइए, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड सिंगल डे सर्जरी है। सर, ऐसे जैसे कुछ ऐसी ऐसी ये सेम प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है। अच्छा। भाई, जो मेल प्रॉब्लम है कि अपना ब्रेस्ट ओवर फॉर्म्ड हो गया, फीमेल की जो साइकोलॉजी होती है, उनका ब्रेस्ट अंडर फॉर्म्ड है, बन ही नहीं पाया, या बहुत छोटा है, तो उनकी भी साइकोलॉजी खराब होती है। जी। भाई, लगता है कि बॉडी इमेज, हर इंसान के अंदर एक बॉडी इमेज होती है। बिल्कुल। हर इंसान शीशे के सामने जब नीचे खड़ा होता है, देखता है अपना चेहरा भी, वो उसके अंदर एक बॉडी इमेज बनी होती है, साथ में वो और लोगों को भी देखता है, हमेशा वो कंपेयर करता है। बिल्कुल सर। जहां वो कंपेयर करता है, वहीं से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो मेल फीमेल में प्रॉब्लम इसी की आती है। अगर फीमेल डिप्रेशन मालूम पड़ रही है, वो भी उनकी डे केयर सर्जरी होती है, ब्रेस्ट ऑगमेंट करना। आप सुबह आइए, शाम चले आइए, इम्प्लांट्स होते हैं आजकल FDA अप्रूव, वो पड़े आते हैं, चीजें अच्छी हो जाती है। और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये हार्मोनल फैक्टर बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से फैट आ रहा है नहीं आ रहा है, ग्लैंड्स आ रही है नहीं आ रही है, वो एक हार्मोन फैक्टर के लिए है। उसको कोई दवा से चेंज थोड़ी किया था, उसको आना होता आएगा, इसको नहीं आना नहीं आएगा। जिसको उसके बारे में सोचना है, उसके लिए तकलीफ है। बहुत सारे लोग ऐसे जो सोचते नहीं इस बारे में, अरे होगा, वो मस्त हो घूम रहे होते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं सर्जरी कराने की, ना है हम लोग उस पर इंसिस्ट करते करो। बिल्कुल। तो सर, जैसे वुमेन ब्रेस्ट सर्जरी जो होती है, तो इसमें क्या कुछ अलग से कोई पार्ट इस्तेमाल करते हैं? इसमें सिलिकॉन्स के इम्प्लांट्स आते हैं, जो US के अप्रूव्ड होते हैं, FDA अप्रूव्ड होते हैं। वो सिंगल यूज होते हैं, एक बार पड़ जाएंगे, वो जिंदगी भर पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते, वो ग्रो नहीं करते।
वो ग्रो नहीं करती, वो वही बॉडी और ग्रो करती रहेगी, वो अपना कांस्टेंट उसका एक वॉल्यूम होता है, 250 सीसी का, 290 सीसी का, 300 सीसी का, 500 अलग अलग वॉल्यूम के आते हैं। तो पेशेंट को या फीमेल को या मरीज को इसको एनालाइज करने के बाद कौन सा साइज का पड़ना है, क्या देना है, वो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं। और ये भी डे केयर सर्जरी है, आप सुबह आइए शाम को घर जाइए, इसमें भी आपको भर्ती होगी, किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है कि हमने ऑपरेशन कराया। यूजली ऐसे मरीज लोग इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो खुश हो जाते हैं बट किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। दूसरी चीज सर, जैसे कि ज्यादातर अगर कोई औरत बच्चे पैदा करती है और वो उसने ब्रेस्ट सर्जरी कराया हुआ है, तो क्या बच्चे को दूध पिलाने या ना, किसी ना, चीज में ना, कोई प्रॉब्लम्स आती है पूरी लाइफ में? आफ्टर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ना तो कोई सेंसेशन खराब होते हैं, ना मिल्क फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ नहीं आती। सब कुछ बस normal? हाँ, थोड़ा चोट से बचना होता है, थोड़ा कॉन्शियस होना होता है, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छे से होती है। एंड जो सेंसेशन नॉर्मली ब्रेस्ट में होते हैं वो पाए जाते हैं, कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं आता है। कोई ये सब बदलाव? मिथ्या है, दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें सर्जरी कराइए, बस चोट से बचते रहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। सर एक और सोसाइटी में बहुत ठीक ठाक प्रॉब्लम आजकल चल रही है, ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम। तो हेयर फॉल जो होते हैं उसके लिए भी मैं शायद हमने थोड़ा पढ़ाई किया तो पता चला कि ये भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं ये प्लास्टिक सर्जन का ही डोमेन है, किसी और का नहीं है। आजकल। मतलब बहुत सारे डॉक्टर इंस्टीट्यूशन लोग एमसीआई चला में रहे हैं। इवन आपके हाई कोर्ट से डिसीजन आ चुकी है, हेयर ग्राफ्टिंग इज ओनली डोमेन ऑफ प्लास्टिक सर्जन। ये किसी ईएनटी, डेंटल या स्किन वालों का डोमेन नहीं है। ये बेहतर तभी है जब आप किसी प्लास्टिक सर्जन से कराएंगे, जिसको बारीकियां माइक्रो सर्जरी मालूम होती है, बॉडी के टिश्यू के बारे में मालूम होता है, वो सिर्फ प्लास्टिक सर्जन ही कर सकता है। इसीलिए हाई कोर्ट ने वो जितने कोर्ट वगैरह डिसीजन दे दिया है, एंड वो लिखे डिसीजन है कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जन ही हेयर ग्राफ्टिंग करेगा और कोई नहीं करेगा। सर कितने सिचुएशन तक एक इंसान को मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या करवा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इंसान है जिसकी मर्जी है, भाई आज 20 साल में कराए, 50 साल में कराए, 70 साल में कराए, उसकी मर्जी है। अगर पेशेंट फिट है तो गो हैड, उसका अधिकार है, उसका राइट है। अगर उसको अच्छा लगना है तो उसका राइट है कि उसकी हेयर ग्राफ्टिंग की जाए। ये एक अलग से बात निकल के आती, साहब 70 साल बाद हमारे व्हाइट पड़ गए, ग्रेइंग हो गए, तो ग्रे हेयर की ग्राफ्टिंग होती है, सिर्फ बाल का रंग चेंज होता है, फॉलिकल तो लाइव होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो उसका सर, अधिकार है, उसको अच्छा लगे। मतलब ये जो ये ट्रांसप्लांट है, ये आप एज अ डॉक्टर मैं पूछना चाहता हूँ, रियलिटी ये कितना सक्सेस होता है? क्या सच में ये उतना सक्सेस होता है जितना हम लोग सोचते हैं, या मतलब बस ये एक मिथ है? नहीं देखिए, ये ग्राफ्टिंग है। हमने भाई ग्राफ्टिंग होता है, कई तरह की होती है, कि हमने अपने बॉडी को पार्ट लगा रहे हैं या बाहर से कोई इम्प्लांट लगा रहे हैं। सारा खेल यहाँ पर होता है कि बॉडी कितनी एक्सेप्ट कर रही है। बॉडी अपने पार्ट को अच्छे से एक्सेप्ट करती है। तो हम आपसे कहे कंफर्मली कह दें 100 बाल लगाए 100 लग जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा था। बॉडी ने 100 बाल अगर एक्सेप्ट कर लिए तो 100 के 100 लगेंगे। अगर बाहर की कोई चीज है तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, तो वहां हम लोग 50% होते हैं कि इम्प्लांट डालना है, वो बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। बट अपनी चीज को बॉडी एक्सेप्ट करती है, तो संभावना अच्छी होती है। जहां तक मैंने तय किए, यहाँ तक 5-10% का लॉस होता है, किसी और वजह से होता है, बट लॉसेस नहीं होते। जितने हम लगाते उतने आगे चलते हैं। जैसे कभी कभी मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो कहते हैं अंबानी का बेटा, उसके भी बाल झड़े हुए हैं, तो लोग कहते हैं, तुम लोग कहते हो कि हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, वो इतना अमीर है, वो नहीं करवा सकते हैं, उन्होंने नहीं करवाया। देखिए, इसके पीछे जो मेरा मानना है, बहुत सुंदर दिखना, बहुत अच्छा दिखना एक मानसिक रोग है। अच्छा, हमको अपनी बॉडी से प्यार होना चाहिए, वो जैसी है, जैसी बॉडी। ये सब की भाई मैं डाई नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं डाई नहीं करना है, हमारे बाल व्हाइट मालूम पड़ेंगे, हमारी इच्छा है, इस पे किसी का अधिकार नहीं। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, भाई वो 5-10% लोग हैं जो कराते हैं, 90% लोग तो नहीं कराते हैं। जी। वो अपने से खुश रहते हैं, भाई हमारे बाल नहीं है कोई बात नहीं, हमारे बाल सफेद पड़ रहे हैं, हम डाई नहीं लगाएंगे, हम अपनी एज को जिएंगे, हम अपनी उम्र को जिएंगे। उम्र को जीना कोई खराब बात थोड़ी है। जी।
हम बाहर जाए, डाई लगा के चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उससे क्या फायदा? हम जैसे हैं वैसे दिखे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है पैसा होने के बाद लोग नहीं करा रहे, वो एक मानसिक रोग होता है। मैं बताया ना, साइकोलॉजी वाली बात कहानी आती है। कॉस्मेटिक सर्जरी हमेशा साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कहीं जरूरत होती है भाई। जरूरत जैसे अगर कोई फीमेल है, 2 बच्चे 3 बच्चे उसके हो गए, उसके बाद उसका ब्रेस्ट भी सैग करता है, पेट भी सैग कर रहा होता है, मल्टीपल लाइनें बन जाती, वो जरूरत है जिसको हम लोग बोलते हैं मम्मी मेकओवर। भाई उसने बच्चा पैदा हुआ है तो उस चक्कर में उसकी पेट की सारी मसल्स खराब हो गई है, झूल गया है, ब्रेस्ट का साइज ब्रेस्ट सैग कर गया है, टोसिस हो गई है, वो एक जरूरत है। गायनेकोमेस्टिया बहुत सारे आते हैं, हाई सीन जो मैं मतलब यूजली मैं वही वाले करता हूँ, अच्छे बड़े साइज के ब्रेस्ट बच्चों के हो जाते हैं, वो जरूरत है। फीमेल्स आती है साहब, जो हम कपड़ा पहनते हैं, गारमेंट पहनते हैं, यहाँ पेन शुरू हो गया, मतलब ब्रेस्ट का साइज वेट इतना बढ़ गया कि उनके पेन यहाँ स्टार्ट हो गया, वो जरूरत है। वो साइकोलॉजी नहीं है, वो जरूरत है। उनको हम खुद ही इंसिस्ट करते हैं कि आप कराइए। बट कोई ये थोड़ा बहुत है, ये ऐसा है वैसा है, वो एक साइकोलॉजी। अब देखिए, साइकोलॉजी भी अगर खराब हो रही है तो उसका भी इलाज होना चाहिए, उसका भी अधिकार है। सर एक सवाल मतलब है कि ये शायद ज़्यादातर लोग नहीं पूछते कि क्या औरतें जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उसकी वजह से भी कुछ बढ़ जाता है या ऐसा कुछ होता है उनका कॉन्फिडेंस? किसी बहुत लोग बच्चों को दूध पिलाना ही नहीं चाहती हैं, कुछ और ब्रेस्ट फीडिंग तो भगवान की देन है भैया जी। बच्चा जो बढ़ता है, जो बच्चे की इम्यूनिटी आती है, जो बच्चे में एक अच्छा सा पावर आता है, बाद में जो इम्यूनिटी वाला आता है वो ब्रेस्ट फीड से आता है। बच्चे की पहली फीड तो ब्रेस्ट फीड ही होती है, वो तो ऊपर वाले की देन, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ कहने वाली बात है कि साहब वो ब्रेस्ट खराब हो जाएंगे, फिगर खराब हो जाएगा, ये एक सोचना भी एक अलग मिथ्या है। कुछ ही वर्ग के लोग सोचते हैं, मेरे ख्याल से 5-10% लोग ये बात सोचते हैं, 90% ये नहीं सोचता। ब्रेस्ट फीडिंग तो एक वरदान है इंडिया के लिए, वो तो होना चाहिए। और जो ब्रेस्ट में खराबी मानी बात है, जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो जो वो ब्रेस्ट ग्लैंड की डक्ट्स वगैरह उनका साइज बढ़ेगा, साइज रिग्रेस नहीं करता है, जो बड़े आता है, कुछ परसेंट रिग्रेस करता है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद। तो इस चक्कर में ब्रेस्ट थोड़े, जब वेट उसमें होगा तो थोड़े सैगी हो जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं, ठीक है, अलग बात हो। उनको उनकी जरूरत है कि बाद में वो ब्रेस्ट का रिडक्शन करवाएं, ब्रेस्ट को छोटे करवाएं, जब उनको लगता है कि हमारी फैमिली पूरी हो गई, अब हमको फर्दर किड्स नहीं करने, उनकी जरूरत है। वहां साइकोलॉजी उनकी जरूरत है कि वेट हो गया है, टोसिस हो गए हैं, तो वहां पर वो ब्रेस्ट रिडक्शन अब बहुत अच्छे रिजल्ट है। सबसे अच्छी बात है कि कॉस्मेटिक सर्जरी मैक्सिमम डे केयर सर्जरी होती है। आप सुबह आइए, शाम को घर चले जाइए, कहीं किसी को वेट नहीं करना, कहीं किसी को इंतजार नहीं करना। एंड जो आप चाह रहे हो आप थोड़े प्रिकॉशंस होते हैं वो हम लोग समझा देते हैं। बट ब्रेस्ट फीडिंग तो वरदान है, इसको बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मैंने सोसाइटी में कुछ नोटिस किया था, इसलिए ये 5-10% लोग हैं, उनकी बात हम नहीं करते, बट 90% तो आज भी खुशी खुशी फीडिंग कराते हैं। सर आपके यहाँ एक जो सर्विस है स्माइल ट्रेन, उसके बारे में अगर आप कुछ देखिए, स्माइल ट्रेन बता सकें। बड़ी खुशी होती है हम लोग को। हम तो जब से सिर्फ खोला है, मेरे ख्याल से आज 19 साल हो गए हैं, एंड पिछले 18 साल से हम लोग स्माइल ट्रेन में काम कर रहे हैं। स्माइल ट्रेन का मतलब होता है जो बच्चे पैदाइशी जिनका कटा ओंठ होता है, चाहे ओंठ एक साइड से कटा हो, चाहे ओंठ 2 साइड से कटा हो, या कटा ताल्लुक होता है, और कई बार फेशियल डिफॉर्मिटी भी आती है जो क्लेफ्ट में आती है बहुत सारी, वो तो ये सारे ऑपरेशन जो हम लोग के यहाँ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। हम मरीज को घर से उठाते हैं, पूरा जांच से लेके, ऑपरेशन से लेके, दवा से लेके, और जो खाने पीने डब्बे होते हैं बाद में खाने पीने के लिए, पाउडर वगैरह, वो सब देते हैं और फिर घर तक छोड़ते हैं। ये तो बहुत पूरा निःशुल्क है। इसीलिए हिंदुस्तान में, इंडिया में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, मतलब सबसे बेस्ट सेंटर माना जाता है सिप्स को। सबसे यहाँ पर हमारी जितनी भी टीचिंग वगैरह भी होती यहाँ पर है। स्माइल ट्रेन एक संस्था है, मैं इस पे बता दूं आपको, एक संस्था है यूएस की, कुछ ही लोग ने मिलकर संस्था बनाई है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं जहां भी आपका लेफ्ट लिप पैलेट होते हैं उन सबको फ्री कराते हैं। वो जितने सेंटर्स बने उनके, वो सब पे फ्री ये वाला ऑपरेशन होता है। हमको पैसा वहां से आता है,
हम मरीज से पैसा नहीं लेते, मरीज के लिए पूरा निःशुल्क है। बस ये है कि बच्चे का वजन हो जाए, 3 महीने से 5 महीने का बच्चे होते हैं तो यूजली लोग बोलते हैं बच्चा 5 महीने का 5 किलो का हो जाए तो हम उसका होल्ड कर देंगे, या बच्चा 10 महीने या 8 महीने और 10 किलो के आसपास का हो जाए हम तालू का ऑपरेशन कर देंगे। पर इतना ध्यान देना होता है, बाकी हमारी जिम्मेदारी है, हम घर से उठाएंगे और घर छोड़ के जाएंगे। सर आप यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं, हाँ। उसका कुछ प्रोसेस है या हम बस? आयुष्मान कार्ड देखिए एक संस्था है जो गवर्नमेंट की है, उन्होंने कुछ अस्पताल को रजिस्टर्ड किया हुआ है आयुष्मान के लिए। आयुष्मान में भी आपका मरीज से कोई खर्चा नहीं लिया जाता है, और बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हम लोग का प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा सेंटर है, एंड लखनऊ में प्लास्टिक सर्जरी जो आयुष्मान से होती है वो हमारे अस्पताल में मोस्टली होती है। कोई भी सर्जरी हो हम लोग के यहाँ कोई खर्चा नहीं आता, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट पेशेंट का कार्ड जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, एंड बड़े से बड़े सर्जरी हम लोग आयुष्मान में यहाँ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमारे अस्पताल की है, मरीज से हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। एंड फॉलो अप, और सबसे अच्छी बात है कि हमारा ये कॉलेज है, अस्पताल नहीं है, प्राइवेट अस्पताल नहीं है, सही माने ये इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ DRN भी चल रही है, हमारे यहाँ हर साल 2 बच्चे MBBS से आते हैं जो पढ़ते हैं फर्दर स्पेशलिटी के लिए। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी डॉक्टर्स हम लोग क्या रहते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट में कोई काम कराना बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल। तो प्लास्टिक सर्जरी का इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इसीलिए हम उसका नाम भी SIPS है। तो प्लास्टिक सर्जरी का इंस्टीट्यूट बना हुआ है। सर कुछ सवाल ऐसे हैं जो बैक कैमरा ही होते हैं, कैमरे पे कोई नहीं मतलब जानता है, सोसाइटी नहीं जानती। जैसे आप ऑपरेशन करते हैं, OT में होते हैं, तो सर कभी कभी बहुत लंबी सर्जरी चलती है, जैसे कोई बोलता है 12 घंटे की सर्जरी, 10 जो घंटे। कटे हाथ आते हैं या फिर हाथ कटा, उंगली कटा, यूजली, या हमको कोई आपका मास्क का पीस फ्री फ्लैप लगाना होता है, तो उसमें आप ब्रेक वगैरह कुछ नहीं लेते हैं? हाँ ब्रेक लिया जाता है उसमें। अच्छा। भाई टीम वर्क है ये, अच्छा। ये आप सिंगल आदमी का काम नहीं होता, टीम वर्क होता है। देखिए एक तो वहां पर टीम होती है एनेस्थीसिया की, अच्छा। जो मरीज को बेहोश करता है, उनकी टीम भी वहीं पर होती है। कई बार हमको हड्डी वाले काम भी होता है कि हड्डी भी जोड़ना है साथ में, तो तो हड्डी वाले की भी टीम होती है, प्लास्टिक सर्जरी की भी टीम होती है। ठीक है, तो पहले आपका उस मरीज को बेहोश किया गया तो उनकी टीम ने काम किया, फिर हमारा स्टाफ है, स्टाफ ने सफाई करके पेंट डिप करके बढ़िया पेशेंट तैयार किया। तब हड्डी वालों का काम अगर पहले हुआ तो हड्डी वाला अपना काम करेगा, उनका काम खत्म हुआ तो हमने काम किया अपना। हम अपना हमारा काम भी लंबा होता है, तो हम लोग मेन काम करने के बाद थोड़ा सा गए अपने बाहर कुछ स्नैक्स लेना हो, कि लंबी सर्जरी में एक साथ लगातार देखना वही माइक्रोस्कोप से वो एक हेडेक हो जाता। तो माइक्रोस्कोप से देखकर हाँ, उसको चीजें सही करते हैं। जो लंबी सर्जरी मोस्टली आपकी फ्री फ्लैप वगैरह की होती है वो माइक्रोस्कोप से होती है या लूप से होती है, तो ज्यादा टाइम तक कंसंट्रेशन बना पाना आसान नहीं होता है। तो उस पर हल्का सा जब हमको मेन काम करना होता है तो उसके पहले हम आधे घंटे गैप अवश्य लेते हैं, जब हमको नसें जोड़नी होती है, जिससे हमारे आंख का विजन खुद से पूरा वाइड हो जाए। कि माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि आपको मुश्किल से इतनी जगह देख रहे हैं, आप हार्डली 2x2 इंच की स्पेस दिखाई पड़ रही है, बाकी आसपास का एरिया खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है। तो जब मेन काम करने वाला होता है तो हम लोग उससे आधा घंटा पहले ब्रेक लेके कि हमारा विजन फिर से बड़ा हो जाए, हम फिर से कंसंट्रेट कर सके। सर आपकी जिंदगी में सबसे लंबा सर्जरी कितना वक्त का था? लंबी सर्जरी 12 घंटे 15 घंटे की होती है, वो लंबी से मतलब नहीं है, कई बार होता है दिन में कई सर्जरी हो जाती है। अच्छा। आप एक से हटे, वो अच्छा है कि हमारे यहाँ अस्पताल में 4 OT एक साथ चलती है। अच्छा। 4 OT चलती है, और हमारा स्टाफ भी देखा तो बहुत ज्यादा वेल, कई सालों से है, वेल ट्रेंड है, टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग कई बार 2 OT पे एक साथ सर्जरी भी कर सकते हैं। हमने आज मेन काम यहाँ किया, बाकी उसका अट्टी पट्टी जो लोग कर रहे हैं हमने अगला काम वहाँ किया। इस चक्कर में वो सर्जरी होता 20 घंटे 25 घंटे भी OT के अंदर है, होता उस केस में ना हो, कई केसों में हो, लेकिन थकान काम करने में नहीं आती है। OT में कोई थकान नहीं आती है, अच्छा लगता है। ऐसा कभी हुआ कि मतलब एक लंबी सर्जरी में आपने एनेस्थीसिया दिया और बाद में मरीज फिर मतलब होश में आ जाए, तो कोई दिक्कत हो जाती है? नहीं, ऐसा हो जाए? ऐसा यूजली होता नहीं, पूरी टीम होती है, एंड
भाई किसी को हम बेहोश कर रहे हैं तो हमने उसको एक अमाउंट का इंजेक्शन दिया, मानी बात है, इंजेक्शन बॉडी तो मेटाबोलाइज करेगी, इंजेक्शन बॉडी से खत्म भी होगा। भाई इंजेक्शन खत्म हुआ तो जो आपकी टीम होती है वो उसको दोबारा तो देती है। तो ऐसा नहीं है, पेशेंट हम लोग को बहुत डीप रखते हैं। हमारा पेशेंट को ये नहीं बाद में निकलने के बाद ये नहीं बोलेगा हमको मालूम पड़ रहा था, वो कहेगा पता नहीं हम कहाँ थे, हमें मालूम ही नहीं ये समय कहाँ चला गया। हमारा जो भी बेहोशी होती है, अनसिया होती है, वो डीप प्लेन पे रखा जाता है, लाइट प्लेन पे पेशेंट कभी नहीं होता कि उसको कोई चीजें मालूम पड़ रही है। सर आजकल एक तो वो है, कभी कभी लोगों के साथ हो जाता है बहुत गलत चीज़ है, एसिड अटैक। तो अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो उस सूरत में उसको इंस्टेंटली क्या करना चाहिए जो एसिड बहुत का मतलब एक केमिकल हो गया, एंड केमिकल का मतलब उसको जितना भी हम, भाई केमिकल दो तरह के होते हैं, तो डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेट होगा, उसकी आर्द्रता के ऊपर होता है। और सही माने में हमें कोई केमिकल को उससे लेके डाइल्यूट करने वाला काम होता है। तो जो वर्जन बोला जाता है एसिड के लिए कि आधा घंटा तो लगातार पानी डालते रहिए, पानी से वॉश करते रहिए, जिससे जितना हो वो निकल जाए या वो डाइल्यूट हो जाए, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए। जितना कम होगा उतना उसका जो डेप्थ में जाने की जो पावर होगी वो खत्म हो जाएगी। तो हम लोग तो एक जनहित में हमेशा जारी करते हैं कि अगर एसिड पड़ा है तो जरूरत नहीं दौड़ के आप अस्पताल पहुंचे, आप घर में पाइप नल खोल के उस नीचे को साफ करते रहे बहुत देर, वो ज्यादा अच्छा है वनस्पत लपेट के अस्पताल पहुंच रहे। पहली इमरजेंसी तो आप तभी खत्म कर देंगे जब उसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो मेन है कि आप जितना वॉश करें, आधे घंटे से लेके 8 घंटे तक जितना वॉश करेंगे उतना अच्छा है। सर अगर फिर उसको ढक के अस्पताल लेके आइए, फर्दर इलाज होगा। अगर कोई की बॉडी जल जाती है किसी की, तो उस सूरत में भी धुलना सही होगा? बिल्कुल, टेम्परेचर, तापमान, अगर जला है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, 200, 250, 300। तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि जो भी पानी रखा हो आसपास, जरूरत नहीं है कि आपको ठंडा पानी इंतजार करें, जैसा भी पानी रखा हो जले हुए पानी डालिए, उसका टेम्परेचर को लो डाउन कीजिए। जैसी टेम्परेचर आप लो डाउन करेंगे तो उसकी जो इंजरी है वो कम हो जाए, जो बर्न की डेप्थ है वो कम हो जाएगी। और बर्न को हम लोग मैनेज उसकी डेप्थ से ही करते हैं, कितना गहरा कितना परसेंटेज है। तो जितना आप उसको वॉश करेंगे, कम पानी डालेंगे, उतना टेम्परेचर कम होगा, उतनी डेप्थ कम होगी उसकी, उतना ही मरीज के लिए बेहतर है। क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं कि धुलने से वो फूल जाएगा। नहीं, ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। कुछ नहीं, हमें टेम्परेचर कम करना है, चाहे कैसे करें, चाहे बर्फ लगाएं, चाहे पानी डालें, जैसे ही उसका टेम्परेचर कम करना है। जी। और कोई अगर सजेशन हमारी जनता को अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं रिगार्डिंग सर्जरी या कोई अवेयरनेस? देखिए ऐसा है कि जो हमारा मेन मकसद है, जो हम चाहते हैं, जो हम लोग हमेशा यहाँ पर बात करते हैं, मरीज सीधे हमारे पास आए। जब वो सीधे आता है हमारे पास तो उसका अच्छे से इलाज होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट जल गया, ये अस्पताल चला गया जहाँ इसका इलाज ही नहीं है, वो अस्पताल चला गया, जब तक वो हमारे पास पहुंचा चीजें हम लोग के हाथ से निकल जाती हैं। तो मरीज के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, वो समझे कि हमें किसके पास जाना है। बहुत सारे बिचौलिया चक्कर में आज के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मरीज को अब इतना अवेयर होना चाहिए कि हमें ये इलाज कराना है, हमें किससे कराना है, वो जरूरी है। तब उसका इलाज अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है। तो जो पेशेंट के साथ वाले हैं वो अवेयरनेस करना अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब किसी की बातों मत आइए, फोन में सब कुछ दे रखा है, अगर फोन पे टाइप करेंगे तो बता दें कहाँ हमको जाना है, कैसे इलाज कराना है। सर एक लास्ट सवाल रह गया था मेरा कि लोग क्या सर्जरी से अपना फेस पूरा बदल सकते हैं, किसी दूसरे का फेस ले सकते हैं? देखिए ये सब मिथ्या है, ये सब किताबों में दे रखा होता है। मैं उस बात में आऊंगा फिर से जो आपकी बात है, बट जो अभी चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ सर्जरी से किसी की नाक खराब है या किसी की आँख खराब है, मतलब ऊपर नीचे हो रखी खाल, या किसी के ओठ पतले मोटे हो रखे हैं, या ठोड़ी अपनी छोटी आगे पीछे हो रखी है, पार्ट सही किए जाते हैं, पूरा चेहरा नहीं बदला जाता। ये सिर्फ मिथ्या है कि हेमा मालिनी से श्रीदेवी बन गई, ये सिर्फ मिथ्या है, ये सिर्फ पिक्चरों में दिखाते हैं।
भाई आपने कहा हमारी चेहरे पे नाक थोड़ी खराब है, थोड़ा बहुत अच्छी हो जाए, थोड़े देर बाल लग जाए, मानी बात, इससे चेहरा बदल जाता है, बिल्कुल। बट पूरा नहीं बदलता। दूसरे का शेप नहीं ले सकते, बिल्कुल। अब दूसरी बात ये, अब जो लेटेस्ट सर्जरियाँ चल रही हैं उस पर हम लोग फेस चेंज कर रहे हैं। अच्छा। अब ये ट्रायल पे है, अच्छा। अब ये ट्रायल पे है। मतलब किसी का चेहरा में खराबी हो गया है तो किसी और का, जो जैसे आपको किडनी ट्रांसप्लांट होती है वैसे कैडेवरिक फेस का भी ट्रांसप्लांट होना स्टार्ट होने वाला है। वो फ्यूचर है। अच्छा। बट अभी के समय में हम पार्ट्स बदल कुछ चेंज कर सकते हैं, बदलते नहीं, कुछ चेंज करते हैं। भाई नाक नीची है तो हमने ऊंची कर दी है, नाक चौड़ी है तो पतली कर दी, बस इतनी कर सकते हैं। ओट मोटे है तो पतले कर दिए। हम कुछ चीज को चेंज कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। जी, आजकल जैसे एक और भी चीज चलता है, फेस लिफ्टिंग, आपके यहाँ होता है। हाँ। तो फेस लिफ्टिंग भी मतलब कितना कारगर है कि हम जवान दिख सकते हैं? क्या इससे अपना हम एज छिपा सकते हैं नहीं, फेस लिफ्टिंग के जरिए? सिर्फ मिथ्या। होता क्या है कि एक एज की बात, भाई 25 साल के बाद से हम लोग की एजिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। एजिंग मतलब हमारी उम्र। उम्र की। पहले वाले रिंकल्स आँख के पास आते हैं, कुछ रिंकल्स यहाँ आते हैं। आहिस्ता 40 साल के बाद हमारे रिंकल्स ये सब बढ़ने लगते हैं, यहाँ पर रिंकल आ जाते हैं, जिसे झुर्रियाँ बोलते हैं। यहाँ पे चीजें बढ़ जाती हैं। यहाँ ये आगे मल्टीपल दिख रहे हैं, ये बाहर दिख रहा है। जैसे तो 50 साल पहुंचते हैं तो झुर्रियाँ हमको दिखने लगती हैं। यही झुर्रियाँ खत्म करने के ऑपरेशन को फेस लिफ्टिंग बोलते हैं। बट हम फेस लिफ्टिंग करने के बाद दोबारा, भाई हम खड़े हैं तो ये वजन से नीचे आएगा ना, तो फेस लिफ्टिंग कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं जो हमेशा आपका झुर्रियाँ खत्म कर देगा। 3 से 4 साल बाद फिर से बनना स्टार्ट होगी। भाई ये चीज लटकेगी ना, वेट है ना, वजन है ना इसका, स्किन का, लटकेगी तो फिर झुर्रियाँ बनना स्टार्ट होगी। तो फॉर मीन टाइम के लिए से आपके मॉडल्स वगैरह होते हैं या सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, उन लोग कराते हैं 2 साल 3 साल के लिए, फिर करवा लिए। फिर करवा लिए। तो उससे जो आपका रिंकल्स जो पड़ रही है थोड़ा टाइट हो जाती है, फेस फिर से अच्छा हो जाता है। देखिए बचपन वाला फेस तो नहीं मिलने वाला, तो है। ठीक है ना। ये हम कुछ चेंज करके कुछ कर लेंगे तो अलग बात है। ये था कि मतलब कोई भी सर्जरी कराने के बाद, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या फेस लिफ्टिंग हो या ब्रेस्ट इलार्जमेंट हो, जो भी है, ये सब कराने के बाद में क्या ऐसी चीज़ हो जाती है जो पूरी ज़िंदगी हमको एहतियात करना चाहिए कि हम किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए? देखिए कोई भी सर्जरी आप करा रहे हैं उसमें एहतियात ये है कि हम एक प्रण लें उसके बाद से कि हम आगे लाइफ में फिट रहेंगे। फिटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कि हम और वजन बढ़ा के या बिल्कुल लिथार्जी होके हम उसको ख़राब नहीं करेंगे। पहला फिटनेस ज़रूरी है। दूसरा आपको धूप से बचना है। सनलाइट से जब भी आप कोई सर्जरी कराएंगे तो वहाँ पर हल्का सा पिगमेंटेशन होने की संभावना होती है, तो आपको सन को अवॉइड करनी है। तीसरा कोई चोट ना लगे। भाई हमें इम्प्लांट पड़ा हुआ है या नाक में कोई हड्डी पड़ी हुई है, हमें उस पर कोई चोट मारेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो चोट को अवॉइड करता है। चोट को अवॉइड मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं, हम उल्टी हो गए सो गए, तो अपने पोस्चर्स को भी हमको जो रिकॉग्नाइज करना। हाँ अवॉइड करना है। बस यही चीज़ें के लिए है, बाकी तो सब परमानेंट होता है, तो ऐसी बात ही नहीं इस तरह की। एक बार जो हो गया हो गया, बट फर्दर लाइफ के लिए हमारा अब फिट होना जरूरी है। हम पहले गलती कर लिए थे, मोटे हो गए, हम लोग पतले बने हैं, या इम्प्लांट पड़ गया हमारे अंदर, या हमने बाल लगवा लिए, ठीक है वो, पर अब हम फिट रहें जिससे हमारी बॉडी और खराब ना हो। फिटनेस से बॉडी टाइट रहती है, स्किन सब टाइट रहती है, मसल्स हमारी जवान रहती है हमेशा फिटनेस में। जब वो अच्छे से रहेंगी तो चीज़ें अच्छी रहेगी, जो हमने करा है वो अच्छे से दिखाई पड़ेगा। सर एज ए डॉक्टर, लाइक आजकल दौर में सब लोग बहुत लेट सोते हैं, क्या इससे भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए जो पुराने काले बोला गया है कि सुबह सूरज निकलता है तो हमको सो के उठना चाहिए, जब सूरज ढलता है तो हमको उस समय खाना खा के सो जाना चाहिए, वो गलत थोड़ी थे। हमारी बॉडी पे एक क्लॉक होती है। कई बार लगता हो कि आपको हिसाब 21-22 साल के आसपास के हमें ये चीज़ अब हो रही है, अडल्ट से मालूम पड़ रहे हैं। फीमेल्स में 11 साल में मेंसेस होना स्टार्ट हो रहा है, वो 11 साल में स्टार्ट होता है। 25 साल में एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो बॉडी में एक क्लॉक होती है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हमें रात है तो हमें नींद आना स्टार्ट होगी, वो क्लॉक बोल रही है, भले ही लाख लाइट चल रही हो, वो क्लॉक है बॉडी के अंदर।
तो उस क्लॉक की भी हम इज्जत करें, कोशिश ये करनी चाहिए। बट होता क्या है कि हम लोग आज के टाइम में बिजी ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा है, तब भी उसके साथ हम एक काम कर सकते हैं, कम से कम रोज 6 से 8 घंटे की हम नींद लें और 1 या 2 घंटे का हम बॉडी पर ध्यान रखें। ये 8-9 घंटे जो हैं वो आपके अपने बॉडी के लिए है। अगर आप ये देते रहोगे तो खुश रहोगे। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको भी मालूम हुई पर्सनली जो हम भी नहीं जानते थे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जनता भी देख के बहुत खुश होगी और उसको भी कुछ पता चलेगा जो सोसाइटी में मिथ है। तो हमारा पॉडकास्ट चैनल टॉक 360 डिग्री है। हम अपने व्यूवर्स को भी कहेंगे कि आप आइए शिप्स हॉस्पिटल में और सर से मिलिए। किसी भी तरह की सर्जरी आप यहाँ करवा सकते हैं और आयुष्मान कार्ड भी यहाँ इस्तेमाल होता है। बाकी जो सबसे अच्छी चीज़ हमको जो पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो स्माइल क्रेम, जो बच्चों को घर से लेते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं और करने के बाद फिर वापस ले जाते हैं। उनके लिए कुछ आहार भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आज की सोसाइटी में ये सब चीज़ें करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। सर, जैसा कि मैं जब आपके बारे में हमने पता किया तो पता चला कि आप शूटिंग्स वगैरह करते हैं। तो ये आपको कब वक्त मिलता है इन ओटी और ऑपरेशन के दरमियान जो आपने ये सीखा? देखिए, ऐसा है कि खेल एक ऐसी चीज है जिसके लिए वक्त सबके पास होता है। मैं जब था 12 साल के आसपास का था तो मैं झांसी में मेरे एक ऑथराइज प्लेयर था वहाँ पर। मैं वहाँ पर टूर्नामेंट खेला था क्रिकेट के, एंड उस पर काफी आगे बढ़ा हुआ था। अच्छा। इंटर तक पहुंचा तो पिताजी ने एक क्वेश्चन किया था। मतलब मैंने उस स्टेज पे सीके नायडू खेल लिया था, मैं डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर था। पिताजी ने उस उम्र में पूछा, ये बात मैं कर रहा हूँ 84-85 बात कर रहा हूँ, अच्छा। कि बेटा 2 प्लेयर्स के नाम बता दो जो इंडिया टीम में खेले हों। तो ये गोपाल शर्मा ने शायद 1 या 2 टेस्ट मैच खेले थे। खांडेकर भाई थे हमारे जो रणजी से थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। मैं 2 नाम नहीं गिना पाया था उस जमाने में। तो पिताजी ने कहा, बेटा पढ़ाई कर लो, बन जाओ। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। उसके बाद मेडिकल में आ गया मैं, एंड 35 साल तक तो मैं पढ़ता ही रहा, मेडिकल में दिल्ली में था। 35 साल के बाद हमें लखनऊ आए हैं। मैंने पहला 100 रुपये उसके बाद कमाया है लखनऊ आने के बाद। लखनऊ में फिर लग के 5-6-8 साल हमने काम किया है। फिर हमारे यहाँ सिप्स की एक टीम बनाई हमने, अल्टीमेटली भाई एक टीम बनाई जाए। और यहाँ पर सिप्स के नाम से हम लोगों ने काफ़ी सारे मैचेस खेलना स्टार्ट। तो पिछले 12 से 15 साल से मैं लगातार एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 मैच खेलता हूँ क्रिकेट के। अब क्रिकेट खेलते खेलते एक समय हो गया था, हमको लगा कि क्रिकेट तो टीम वर्क है। हफ्ते में 1 मैच होगा या महीने में 1 मैच होगा। वो स्पोर्ट्स के जो कीड़े होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, वो होते हैं कि डेली वाले होते हैं। तो फिर हमने एक इंडिविजुअल गेम चॉइस किया, वो राइफल शूटिंग थी। अच्छा। पिस्टल शूटिंग 10 मीटर। ये है कि हम पर डे जब खाली हुए घर पहुंचेंगे तो हमसे आधा घंटा, मैंने घर पे भी लेन बना रखी उसकी। अच्छा। घर पे लेन बनी है, बाहर भी लेन बनी है। अगर समय मिलता है तो बाहर जाता हूँ, रेंज में जाता हूँ। अगर समय नहीं मिलता तो जब भी घर पहुंचता हूँ रात में 9-10 बजे के आसपास आधा 1 घंटा आप निकाल के अपनी घर की रेंज में चलाता हूँ। सबसे ज्यादा सुकून तभी मिलता है, दिन भर में सबसे ज्यादा सुकून खेल में मिलता है। तो ये सब कहने वाली बात है कि समय नहीं मिलता, समय सबके पास होता है, सिर्फ आपको टाइम को मैनेज करना होता है। और खेलना इसकी चॉइस है, उसको टाइम तो हमेशा मिलेगा। एक चीज अगर आप इजाजत दें और हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप 25 साल लखनऊ में गुजारे, आपने बताया मैंने 100 रुपया पहली बार कमाया था। तो आज के दौर में जो बच्चे हैं, हम जैसे लोग सोचते हैं बहुत जल्दी हम सक्सेस हो जाएं, तो क्या सक्सेस होने के लिए कितना पेशेंस होना जरूरी है? कब तक इंसान हो ही जाता है अल्टीमेटली? देखिए, लाइफ शॉर्टकट नहीं होती है, लाइफ कभी शॉर्टकट नहीं करनी चाहिए। 20 साल की एज में मेडिकल ज्वाइन किया था और 35 साल की एज में मेडिकल पढ़ाई करके बाहर निकला। 35 साल की जब एज आया हूँ बाहर निकल तो पहला 100 रुपये मैंने कमाया था। आई थिंक 35 साल की एज में आजकल डिफेंस वगैरह में लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो मेडिकल लाइन तो हम तो वैसे अपने बच्चों को भी मना करते हैं, बेटा मेडिकल ज्वाइन ना करो, बड़ा पेशेंस वाला काम होता है। बीच में ऐसे बहुत शॉर्टकट्स आए थे। जब मैंने एमएस किया तो मुझसे बहुत लोग बोले थे कि बेटा तो खाली और शाम को रहते हो तो शाम को आके 1-2 ऑपरेशन कर दिया करो।
तो कुछ पैसा मिल जाएगा। बट मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा लक्ष्मी जी और सरस्वती जी एक साथ नहीं आ रहे, या तो लक्ष्मी जी आएंगी या पढ़ाई लिखाई करेंगी। बिल्कुल। तो मैंने आज तक बीच में कहीं पर भी कहीं जाके ऑपरेशन नहीं किया। हमने कहा जरूरत है आप बुला लीजिए, आपको लगता है आप फंसे हुए हम आ जाते हैं, हम आपको उससे निकाल देंगे पर उसके पैसे नहीं लेंगे। कि एक बार पैसा लेना आपने स्टार्ट कर दिया तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है। लत लग जाता। तो लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं करने हैं। आपको अपना पहले गोल सेट करना है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमें क्या बनना है, आप फिर उस गोल को अचीव कीजिए। बीच में बहुत सारे शॉर्टकट्स आएंगे, उनको अचीव मत कीजिए, नहीं तो आप राह भटक जाएंगे, आप कहीं और चले जाएंगे। हमारे टाइम में तो प्लास्टिक सर्जरी की 2-2 सीटें होती थी, 2 दिल्ली में 2 लखनऊ में। अब तो सीटें बहुत बढ़ गई हैं, मतलब दिल्ली में 2 सीटें हैं, ऑल ओवर इंडिया उसमें आता है। लखनऊ में 2 सीटें हैं, उसको ऑल ओवर इंडिया आता है। कंपटीशन का हाइट देखिए बहुत। अब तो चलो 10 से 12 10 सीटें हो गई हैं, उस समय सिर्फ 2 सीट पे कम्पीट करना होता था ऑल ओवर इंडिया। तो वो फिर आपका डेडिकेशन है कि हमको प्लास्टिक सर्जन ही बनना है और इसी कॉलेज से बनना है, तो आपका डेडिकेशन है। अब तो कई सीटें हैं, आप चाहे जहाँ चाहे, अब तो डीएनबी स्टार्ट हो गया है, ये स्टार्ट हो गया है। अब तो ये सब चीज़ें आसान हो गई। हमारे टाइम में तो उसका मतलब था, मतलब आपका साल में एक एग्ज़ाम होगा, एक बार एग्ज़ाम होगा। आप बोले अगर वो एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट कर पाए तो फिर 1 साल आपको दोबारा पढ़ना होगा। आजकल के बच्चे नहीं चाहते, अब तो 6-6 महीने वो में होते वो तो सब शॉर्ट चाहते ही, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। तो आज की जनरेशन देखिए, अच्छी बात है, जनरेशन आज की बहुत अच्छी है और आगे और अच्छी जाएगी। वो जो हम लोग की 90s की जनरेशन अलग थी, आज की अलग है। जी। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। जी, बातचीत करके।